वेलकम स्टूडेंट्स बीए थर्ड ईयर के सिक्स सेमेस्टर पेपर कोड A050601T। ये आपका कंपल्सरी पेपर है जिसका नाम है एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट। इसकी हम सेवन्थ यूनिट जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी या कहिए INA। तो आज हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं, तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए चैनल पे जाके, वहाँ आपको इसका फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। तो चलिए हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। ये टोटल जो यूनिट है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आज हम देखेंगे इसके क्वेश्चन 16 to 30। तो देखिए, बात वही है, इंफॉर्मेशंस वही हैं। कुछ बातों को आपको वर्ड्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा जा रहा है जिससे कि आप अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के लिए रेडी रहें और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा इंट्रो दिया था सुभाष चंद्र बोस के बारे में और INA के बारे में, यानी कि आज़ाद हिंद फौज के बारे में, और जो लाल किला मुकदमा है उसके बारे में। तो देखिए, लाल किला मुकदमा हुआ था नवंबर 1945 को, और उसमें 3 महान क्रांतिकारी थे जिनका नाम था शाहनवाज, प्रेम सहगल और गुरुबख्श ढिल्लो। तो शॉर्ट में याद रखना चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो कि शाहनवाज, सहगल और ढिल्लो, इन पर चला गया था लाल किला मुकदमा। इस टाइम पे जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड वेवल। अच्छा, जो इन पे मुकदमा चलाया गया था उसके बचाव के लिए कांग्रेस ने एक बचाव समिति का भी गठन किया था जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे भूला भाई देसाई, और उनके साथ 3 और लोग थे, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और अरुणा आसफ अली। तो वैसे तो उनको बात हो रही थी, इनको जज ने कह दिया था कि इन तीनों को फांसी दे दो, लेकिन बहुत व्यापक आंदोलन हो गया, बहुत विरोध चलने लगा और स्थिति ऐसी हो गई कि अंत में जो उस समय का वायसराय था, कौन, लॉर्ड वेवल, उसने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इन तीनों की सजा की, जो फांसी की जो सजा थी, उसको कैंसिल करवा दिया। और ये मुकदमा पूरे वर्ल्ड लेवल पर पहुंच चुका था जिसकी वजह से मजबूरन लॉर्ड वेवल को करना पड़ा क्या, अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करना पड़ा। क्योंकि ऐसे देखो तो उनका कोर्ट मार्शल का ऑर्डर उनको दे ही दिया गया था, क्योंकि वो लड़ रहे थे ब्रिटिश सेना की तरफ से शुरू में। लेकिन आप देखेंगे कि जब जापान ने उनको बंदी बना लिया, जापान या जर्मनी ने, उसके बाद वहाँ जो थे रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह। तो कैप्टन मोहन सिंह के बाद उनका जो आजाद हिंद फौज का संचालन था वो दे दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को। तो इस तरीके से उन पे कोर्ट मार्शल का केस चल गया था जिसमें उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी। लेकिन बचाव समिति में आपने देखा ही कि 3 सदस्य और थे भूला भाई देसाई की अध्यक्षता में। और बहुत व्यापक स्तर पे जब विरोध होने लगा, तब मजबूरन लॉर्ड वेवेल को अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके इनकी सजा को माफ करना पड़ा। तो आपको इतना समझ में आया होगा। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि सुभाष चंद्र बोस ने अप हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, 1939 में फिर त्रिपुरी अधिवेशन, और उसके बाद देखेंगे तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। फिर 1940 में उनको घर में ही नज़रबंद कर दिया गया था, जिससे कि उनको चकमा देते हुए ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनको चकमा देते हुए जो सुभाष चंद्र बोस थे वो निकल गए 26 जनवरी 1941 को ही, और वो पहुंचे फिर जर्मनी। और जर्मनी जाकर के उन्होंने हिटलर से बात करी और हिटलर ने उनका साथ देने का वादा किया। उसके बाद आपने देखा ही है कि कुछ लोगों को उन्होंने अपनी आज़ाद हिंद फौज में शामिल कर लिया, और उसके बाद उन्होंने एक झांसी रेजिमेंट भी बनाया, इन्होंने एक सुभाष ब्रिगेड भी बनाया, और जो उनको अंडमान और निकोबार द्वीप मिले थे उसका नाम उन्होंने शहीद और स्वराज रखा। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और जो ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी है, इसकी स्थापना भी हुई थी सिंगापुर में 1943 में, जिसका नाम बदल करके आज़ाद हिंद फौज कर दिया गया था बाद में। चलिए फिर हम देख लेते हैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से। INA से संबंधित हैं सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल, भगत सिंह, रोशन सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। तो INA से संबंधित हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस।
लाला हरदयाल, तो शायद आपको याद आ रहा होगा, यूनिट थर्ड में हमने पढ़ा था कि लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में जो गदर आंदोलन था उससे जुड़े हुए थे। भगत सिंह नौजवान सभा से जुड़े हुए थे। और रोशन सिंह मुझे कमेंट में बताइए आप किससे रिलेटेड थे। चलिए तब तक हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। टोक्यो में, बर्लिन में, सिंगापुर में या रंगून में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में। तो उन्होंने आजाद भारत की कल्पना करके एक अस्थायी सरकार बना ली थी सुभाष चंद्र बोस ने, तो वो बनाई थी उन्होंने सिंगापुर में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश की सेना ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस को सौंपा था? जर्मनी, जापान, ब्रिटेन या रूस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। तो जापान ने मलाया द्वीप तक का जो एरिया जीत लिया था, उसको उसमें से अंडमान और निकोबार सुभाष चंद्र बोस को दे दिया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने महिला रेजिमेंट का क्या नाम दिया? बेसेंट रेजिमेंट, सरोजनी रेजिमेंट, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो आपको बहुत आसानी से बता देना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे इन्होंने एक महिला रेजिमेंट बनाया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें इन्होंने अपनी फौज में लड़कियों को भी भर्ती किया था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस ने अपना पहला संदेश कैसे दिया? जर्मनी रेडियो से, सिंगापुर रेडियो से, टोक्यो रेडियो से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टोक्यो रेडियो से। तो देखिए ये जो टोक्यो रेडियो है ये जापान से प्रसारित होता था। और 1943 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने टोक्यो और दक्षिण पूर्वी एशिया से रेडियो प्रसारण किए। आजाद हिंद फौज और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े जितने भी संदेश थे वो उन्होंने यहाँ से प्रसारित किए। और जो इन्होंने अपना सबसे पहला संदेश दिया है वो दिया है टोक्यो से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगर हमारे पास ऑप्शन में होता बर्लिन रेडियो तो हम बर्लिन रेडियो की तरफ जाते, लेकिन अभी इन्होंने दिया है टोक्यो रेडियो तो हमें टोक्यो रेडियो को चूज करना पड़ा। देखिए एक्चुअल में सुभाष चंद्र बोस ने भारत की जनता के लिए अपना पहला रेडियो संदेश दिया था जर्मनी के बर्लिन से। फिर नवंबर 1941 में आजाद हिंद रेडियो जो कि बर्लिन रेडियो था वहां से शुरू हो गया था प्रसारण इसका। तो क्योंकि इसमें ऑप्शन में बर्लिन नहीं दिया हुआ है इसलिए यहाँ हो गया है टोक्यो रेडियो। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। जय हिंद दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे किस नेता ने दिए थे? तो ये तो आप बता ही पाएंगे बड़ी आसानी से कि इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ये इसमें कुछ गलत हो गया है। एक्चुअल में ये महात्मा गांधी नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए सुभाष चंद्र बोस। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये बाय मिस्टेक हो गया है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के। सुभाष चंद्र बोस ने ही जय हिंद दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा इसका नारा दिया था। चलिए देख लेते हैं फिर हम अगला प्रश्न क्या है। सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कौन से देश में की थी? जर्मनी, जापान, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। तो देखिए ये बात है सन 1941 की। इन्होंने बर्लिन में, बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। तो इन्होंने इसकी स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था विदेश में भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाना और भारतीय युद्धबंदियों को सुसंगठित करना। तभी तो इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। फ्री इंडिया सेंटर के माध्यम से ही आजाद हिंद रेडियो का संचालन किया गया जहां से नेताजी भारतीयों को संबोधित करते थे। तो आप याद रखेंगे जो फ्री इंडिया सेंटर है वो 1941 में बर्लिन से शुरू किया गया जो कि जर्मनी में है। आजाद हिंद रेडियो वो भी बर्लिन, जर्मनी। और इंडियन लीजन, फ्री इंडिया लीजन का गठन किया गया ये भी जर्मनी में। चलिए देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा?
जवाहरलाल नेहरू, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। तो मैंने आपको बताया ही था कि जब जापान ने मलाया तक का क्षेत्र को जीत करके आजाद हिंद फौज को सौंप दिया था, उस दौरान सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार का नाम बदल करके शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद सेना का गठन किया गया। आजाद हिंद फौज आए या आजाद हिंद सेना आए, वो एक ही बात है। जापान में, जर्मनी में, सिंगापुर में या बर्मा में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में। तो ओवरऑल देखा जाए तो आजाद हिंद फौज या आजाद हिंद सेना का गठन हुआ है सिंगापुर में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिल्ली चलो का नारा दिया गांधी जी ने, पंडित नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। देखते हैं अगला प्रश्न। आईएनए से संबंधित हैं सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल, भगत सिंह या रोशन सिंह? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा कभी अगर नाम आ जाए सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ कैप्टन मोहन सिंह या रास बिहारी बोस, तो उसको भी आप चूज कर सकते हैं। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? रंगून, लाहौर, बिहार या सिंगापुर? तो आजाद हिंद फौज का जो प्रधान कार्यालय था वो था सिंगापुर में। तो देखिए अभी यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को, एक रंगून भी है। तो रंगून और सिंगापुर में क्या अंतर है? देखिए सिंगापुर और रंगून, जो ये दोनों ही आजाद हिंद आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र थे, लेकिन जो आजाद हिंद फौज का मुख्य कार्यालय था वो था सिंगापुर। लेकिन अगर पूछा जाए कि आजाद हिंद सरकार का एक मुख्य प्रशासनिक और एक सैन्य केंद्र कहाँ था, तो वो आएगा रंगून में। देखिए 1944 में जब आईएनए की गतिविधियां भारत की सीमा के निकट पहुंची, तो नेताजी ने अपने संचालन का जो प्रमुख केंद्र बना लिया वो रंगून को बना लिया था। उसके बाद फिर देखेंगे तो आईएनए का हेडक्वार्टर जो है वो तो सिंगापुर में है, लेकिन बाद में जो आईएनए का संचालन हुआ है वो हुआ है रंगून से। तो ठीक है, अगर प्रश्न में आ जाए कि आजाद हिंद फौज का मुख्यालय, तो वो तो था सिंगापुर। लेकिन अगर पूछा जाए कि आजाद हिंद सरकार का मुख्यालय या संचालन केंद्र, तो संचालन केंद्र हो जाएगा रंगून। ठीक है, चलिए फिर हम देखेंगे अगला प्रश्न। मार्च 1942 में हार्डिंग बम कांड के वांछित अभियुक्त रास बिहारी बोस ने कहाँ भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया, जहां उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग एवं आजाद हिंद फौज को बनाने की घोषणा की? टोक्यो, सिएटल, कैलिफोर्निया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टोक्यो। तो देखिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं रास बिहारी बोस के बारे में। तो मार्च 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की मीटिंग हुई। उसके बाद ये जो सम्मेलन हुआ था, ये सम्मेलन तो हुआ था बैंकॉक में। मलाया, बर्मा और सिंगापुर के लोगों को बुलाया गया था। आजाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ थे और आजाद हिंद फौज की विधिवत स्थापना भी की गई। फिर जून 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस टोक्यो आते हैं, तो जापान के राजा तोजो ने उनका स्वागत किया। उस दौरान प्रीतम सिंह और मेजर फुजिहारा उन्होंने उनको मोटिवेट करते हैं और फिर भारत की तरफ से आजाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए 40,000 सैनिक उनको दे दिए जाते हैं। 1943 में ही सिंगापुर में रास बिहारी बोस ने फिर सारी कमान एससी बोस को दे दी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को दे दी, और उनको बना दिया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का हेड। अस्थायी सरकार की घोषणा भी हुई थी सिंगापुर में, जो सुभाष चंद्र बोस ने कर दी थी, और फिर दिल्ली चलो का नारा उन्होंने दिया। अब बात आती है कि जो अस्थायी सरकार थी, इसको किस किस का समर्थन प्राप्त था? तो इसमें 9 देश शामिल थे, जिनमें कि जर्मनी, जापान, इटली, बर्मा, फिलीपींस, कोरिया, चीन और आयरलैंड शामिल थे। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि रासबिहारी बोस ने मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया था। लेकिन उसके बाद देखेंगे तो जून 1942 में बैंकॉक में एक बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसको बैंकॉक सम्मेलन कहा जाता है। इसी सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को गठित किया गया, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन को स्वीकृति दी गई और सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया आने का निमंत्रण भी प्रस्ताव पारित किया गया। तो आपको इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। जो मार्च 1942 का सम्मेलन है वो टोक्यो में है,
रास बिहारी बोस द्वारा आयोजित किया गया था। और जो बैंकॉक सम्मेलन है वो जून 1942 में, यानी कि पहले टोक्यो वाला है, उसके बाद बैंकॉक है। और भारतीय स्वतंत्रता लीग और आजाद हिंद फौज के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय ये माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1930 में कलकत्ता का मेयर चुना गया? एम एन रॉय, सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। मैंने आपको बताया ही था इंट्रो देते हुए कि 1930 में सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता का मेयर चुना गया था। उसके बाद उन्होंने चुनाव भी लड़ा था आने वाले कुछ टाइम में। चलिए फिर हम देखेंगे अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्र सेना आईएनए या कह लीजिए आजाद हिंद फौज ने किस वर्ष इम्फाल और कोहिमा के माध्यम से भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की? 1944, 1946, 1943 या 1945? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1944। तो आप देखेंगे कि 1943 में तो आजाद हिंद फौज का गठन ही हो गया था। बाद में उनको रंगून मतलब आगे का जो संचालन उनका चल रहा था वो रंगून से चल रहा था, रंगून वाले हेडक्वार्टर से। वहीं से उन्होंने प्लानिंग की थी 1944 में, 1944 में कि इम्फाल और कोहिमा के माध्यम से भारत पर आक्रमण किया जाए। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। इसके आगे के कुछ हम क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।